तो जब ज्योतिष के बारे में चर्चा होती तो ज्योतिष है क्या? क्या केवल भविष्य देखने के ही काम आता है या और भी इसके कोई काम होते हैं ज्योतिष के? इसमें जो आवाहन आपने बोला है, हाँ तो ये शब्द तो लगभग सब सुनते हैं। हाँ ये होता क्या है, ये भी एक आगे हाँ। प्रश्न है। तो क्या हम पूजा के लिए भी फूल तोड़ें तो उनसे आज्ञा ले लें कि हम पूजा करें? निश्चित लीजिए, और उस समय भाव तो अच्छा रखिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल HOTC में। और आज ऐसे एक बहुआयामी व्यक्तित्व से हम मिलाने जा रहे हैं जिनका 3-4 विषयों पे बहुत अच्छा अध्ययन है। ये लेखक हैं, फिल्म निर्माता एवं निर्देशक हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, होम्योपैथी के भी हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं। इनके व्यंग्य संग्रह वामपंथ के पांव पीछे, इसको 2022 में मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने शरद जोशी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आइए मिलते हैं प्रकाश जी से। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रकाश जी, आपने इतने सारे अलग अलग जो विधाएं हैं, तो इसमें कैसे इतनी पारंगता प्राप्त की? आपको अलग अलग विषयों में इतनी रुचि कैसे हुई? इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि बचपन में जिस आयु क्षेत्र में हम हैं, उस समय के बच्चे कॉमिक्स वगैरह काफ़ी पढ़ते थे। हाँ। उनके पास साधन यही थे। तो वो जो पढ़ने की आदत थी, कॉमिक्स पढ़ने की आदत, फिर जो है वो साहित्य को पढ़ने में बदल गई। जो हिंदी साहित्य के बड़े बड़े साहित्यकार हैं या हिंदी साहित्य से इतर जो अन्य भाषाओं के साहित्यकार हैं, उनका जो अनुवादित लेखन हिंदी में आया है, उसका भी अध्ययन किया। फिर वो अध्ययन और विस्तृत होता गया, और उसी क्रम में तकरीबन 30 साल पहले मैंने ज्योतिष का भी अध्ययन किया। मतलब यूँ समझें आप कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वैसे लेखन तो हमारा जो है स्कूली समय से ही शुरू हो गया था, और आकाशवाणी वगैरह में भी हम कविता पाठ वगैरह पढ़ने के लिए जाने लगे थे। तो उसके बाद ज्योतिष की ओर भी हम उन्मुख हुए। एक जिज्ञासा रही, ज्योतिष को भी जाने क्या है ये, है ना, कैसे काम करता है, इस पर कैसे लोग जो है ज्योतिषाचार्य लोगों के भविष्य को देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। और फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि हम होम्योपैथी की ओर भी उन्मुख हुए, उसका भी अध्ययन किया। पर होम्योपैथी की कोई विधिवत डिग्री हमारे पास नहीं है। ज्योतिष तो हमने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से हम उसके विद्यार्थी रहे और शिक्षित हुए वहाँ से, तो विधिवत रूप से हुए हैं। लेकिन होम्योपैथी का हमने अध्ययन किया है, और उस अध्ययन से जो भी जानकारी है उस पर परामर्श दे देते हैं लोगों को। तो ये क्रम आज भी चल रहा है। आज भी हम अपने आप को विद्यार्थी ही मानते हैं, चाहे वो साहित्य का हो, ज्योतिष का हो या होम्योपैथ का हो। हम एक विद्यार्थी ही हैं, क्योंकि सीख ही रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी पूरा नहीं होता, उसे सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। ये भाव है तो बहुत ही अच्छी बात बिल्कुल। होती। मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि जैसे पढ़ने का मतलब आपको भी एक रुचि आपको थी, रुचि मुझे भी थी, है ना, और भी लोगों को होती, बहुत सारे पुस्तकें पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो उन पुस्तकों से हम लेखन करने लगे, हाँ। या उनके मूल भाव तक पहुंचने की, ये मतलब ये किसी और से आपको मिला है ज्ञान, या स्वयं ही मतलब स्वस्फूर्त था ये स्वस्फूर्त है ना। ये कुछ अंतः प्रेरणा हम उसको कह सकते हैं। और अभी जब हम आज का विषय, जो मूल विषय है ज्योतिष पर जब हम चर्चा करेंगे, तो उसमें जब कुंडली देखते हैं तो अनेक कुंडलियों में ये आता है कि भैया ये जो है जातक जातिका लेखन क्षेत्र से जुड़े होंगे,
है ना। कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे भाव में बैठे होते हैं जो वहाँ उस काम को करते हैं, वो चर्चा हम करेंगे इसमें आगे, है ना। तो कुछ वैसे ही एक प्रेरणा समझ लीजिए, वो हमारा संयोजन है, वो आगे आ ही जाएगा। हाँ, उसमें है ना। तो मैं पहले भी ज्योतिषाचार्य इनसे एक पॉडकास्ट कर चुका हूँ। हाँ, तो जब ज्योतिष के बारे में चर्चा होती तो ज्योतिष है क्या, क्या केवल भविष्य देखने के ही काम आता है या और भी इसके कोई काम होते हैं ज्योतिष के? नहीं, भविष्य देखने का काम तो ज्योतिष का बहुत बाद की बात आ जाती है। मूलतः हम लें कि ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो समस्त ब्रह्मांडीय पिंड जो हैं, जो उस परिधि में हैं, जो धरती पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, उनका धरती पर मौजूद समस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसका अध्ययन ज्योतिष में होता है। हमारे धर्म दर्शन को ले लें हम, तो ऋग्वेद से अथर्ववेद तक ज्योतिष के सूत्र मिलते हैं, और आप समझ सकते हैं कि ये कितना प्राचीनतम विज्ञान होगा ज्योतिष, है ना। क्योंकि ऋग्वेद घोषित अर्थों में देखें तो उसको 4,500-5,000 वर्ष पूर्व लिखित माना जाता है, ऐसा अनेक विद्वान मानते हैं। पर ये ऋग्वेद के आकलन की इसकी प्रक्रिया कितनी चली, सटीक समयावधि नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। ऋग्वेद लेखन की या लिखा तो बहुत बाद में गया, पर ऋग्वेद में जो संकलन है, ये संकलन कोई 200-300 सालों का या 2-3 हज़ार सालों का नहीं है। ये संकलन कम से कम मुझे लगता है कि 15-20 हज़ार से अधिक वर्षों का है। ऋग्वेद में जो सूत्र मिलते हैं वो इस अवधि को इतना तो साबित करते हैं, और ये अवधि भी जैसा माना जाता है कि ईस्वी से 2,5-3 हज़ार वर्ष पूर्व की हो सकती है, वैसा भी मैं नहीं मानता हूँ, उससे कहीं पहले की है ये। इसका आकलन अभी ठीक से हुआ नहीं है, इस पर बहुत अध्ययन और शोध की आवश्यकता है। जो इसके बहुत अच्छे जानकार हैं, अगर वो इस पर शोध करें और उस शोध को उन्हीं सूत्रों के माध्यम से, जो ऋग्वेद में जो सूत्र हैं, उसको मेरे ख्याल से अब हमारे शिक्षा व्यवस्था में आना चाहिए, ताकि इसकी जो धारणाएं हैं समय को लेकर वो बदलें। खैर, बहरहाल हम ज्योतिष पर आते हैं। तो जो मैं कह रहा था कि समस्त ब्रह्मांडी पिंडों का प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है, उसका अध्ययन ज्योतिष करता है। आपने एक जगदीश चंद्र बसु का नाम सुना होगा, जो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने वृक्षों की संवेदना पर अध्ययन किया था, है ना। आप देखिए कि ज्योतिष में सूत्र आते हैं, आयुर्वेद में भी वो सूत्र आते हैं, है ना, कि जब आप किसी औषधि को लेने जाते हैं तो पहले उस औषधि का आप आवाहन करते हैं। अच्छा, ठीक। वो भी मुहूर्त देखकर, क्योंकि विश्वविद्यालय में हमारा एक विषय भी था मुहूर्त विज्ञान। अच्छा, है ना, ज्योतिष का एक विषय था मुहूर्त विज्ञान। जी बोलिए। इसमें जो आवाहन आपने बोला, हाँ, तो ये शब्द तो लगभग सब सुनते हैं, हाँ, ये होता क्या है, ये भी एक आगे प्रश्न है। बिल्कुल। तो वो वनस्पति से आह्वान करते हैं कि कल मैं आपको लेने आऊँगा, ठीक है, और आपको मेरे साथ चलना है। ऐसे नहीं कि गए और ऐसे झिंझोड़ा उखाड़ा और लेकर आ गए, ऐसा नहीं है। उसका आह्वान करेंगे विधिवत, उसको उस मुहूर्त में लेकर आएंगे जिस मुहूर्त में वो वनस्पति लाई जाती है ना। अच्छा, तो ये क्या इनसे बातचीत होती है? मैंने ये इस कारण से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी आपको
जगदीश चंद्र बसु का जो हाँ। उदाहरण दिया वो इसीलिए दिया बिल्कुल। कि ये आधुनिक काल की बात है और ज्योतिष या आयुर्वेद ये बहुत प्राचीनतम हो गए हैं, तो लोग इनके वैज्ञानिक तथ्यों पर अधिकतर सवाल उठाते हैं। हालांकि जो समझदार होता है वो नहीं उठाता है, जिसको कुतर्क करना होता है वो करता है ना। तो वो उसका आह्वान करते हैं और तब उस जड़ी को लेकर आते हैं, उस बूटी को लेकर आते हैं, वनस्पति को लेकर आते हैं। क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे धर्म दर्शन में बात आती है कि शांति की, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति क्यों आती है? अगर वो वनस्पति आप गए, आपने उसको उखाड़ा तो उसके अंदर संवेदनाएं हैं। उस समय जब आप उसको उखाड़ रहे हैं, झिझोड़ रहे हैं, तब उसके अंदर जो कोप आएगा, जो अशांति आएगी, वो उसके अंदर धारित हो जाएगी, वो धारण कर लेगा उस अशांति और कोप को। फिर उसका सेवन आप करेंगे तो वो जो अशांति और कोप है वो आपके भीतर जाएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूँगा कि जैसे लोग पूजा के लिए फूल तोड़ते हैं, हाँ, तो अब ज्ञान होता है मगर फिर भी उसका उपयोग नहीं होता, तो क्या हम पूजा के लिए भी फूल तोड़ें तो उनसे आज्ञा ले लें कि हम पूजा निश्चित लीजिए और उस समय भाव तो अच्छा रखिए। हाँ। वैसे पूजा के लिए आप फूल तोड़ने गए तो निश्चित तौर पर आपका भाव उस समय अच्छा ही रहता होगा। हाँ। है ना। तो आपका जो भाव है और आप उस फूल को स्पर्श कर रहे हैं तो आपका वो भाव वो फूल ग्रहण करेगा, उसके अंदर वो संवेदनाएं हैं। ये बहुत प्राचीनतम हमारा विज्ञान रहा है, इसलिए हमने जो है वनस्पतियों को देव की संज्ञा दी जी। तो ऐसे ही नहीं दी है। हम पीपल को ऐसे ही देवता नहीं कहते हैं। पीपल के जो गुण हैं, आधुनिक विज्ञान जब उस पर शोध करता है तो उसको सत्यापित करता है, लेकिन हमने तो बहुत पहले अपने वेदों में उसको देव की संज्ञा दी है। पंच तत्वों को हमने देव की संज्ञा दी है। बिल्कुल, है ना। हाँ। हमारा धर्म दर्शन तो प्रश्नों से आया है और आज भी हमारे धर्म दर्शन में प्रश्नों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, बंद नहीं हुए हैं, कभी होंगे भी नहीं, है ना। क्योंकि हमारा धर्म दर्शन प्रकृति के अनुरूप है। जैसी प्रकृति है वही हमारा धर्म दर्शन है। तो प्रकृति का जो व्यवहार है वही हमारे धर्म दर्शन में आया है, वही सिद्धांत हमारे धर्म दर्शन में आए। हाँ, तो ये ज्योतिष वहीं से निकल के आया। ज्योतिष भी उसी का ही तो पार्ट है। वेदों से ही ज्योतिष निकला है। तो वेद विज्ञान है, ज्ञान है। हाँ। ज्योतिष भी विज्ञान है, ज्ञान है। इसलिए ज्योतिष पर भी निरंतर शोध हो रहे हैं, होते रहेंगे। इसके लिए कभी भी दरवाजे तो, प्रश्नों के बंद नहीं। यहाँ पे मैं एक और, आपने जैसे बोला कि ज्योतिष वो विज्ञान है कि ग्रहों का और सबका, हाँ, जीवों पे, हाँ, पेड़ पौधों पे, इस पे क्या असर होता है, बिल्कुल, इसका विज्ञान, इसका अध्ययन करना। तो यहीं से एक प्रश्न मेरे मन में आया, हाँ, कि क्या तभी हम मुहूर्त देख के जाते हैं कि इस घड़ी में, जैसे आपने अभी बोला कि हाँ, वो कल हम इस समय आपको लेने आएंगे, हाँ, तो इसको थोड़ा क्लियर करें तो बहुत अच्छा है। नहीं, देखिए क्या है, समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता, तो हम वैसे इसमें बहुत सूक्ष्म जाएंगे तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन स्थूल रूप में हम उसको काफी मान लीजिए कि आंधी अंधड़ चल रहा है ना, तो आपको दिखाई दे रहा है समय प्रतिकूल है, आप बाहर नहीं जाएंगे। बाहर जाएंगे तो हो सकता है कहीं पेड़ गिरे, बिजली गिरे, कुछ भी हो, है ना, ये दिखाई देता है ना। तो प्रतिकूलता विद्यमान है। कई बार वो सूक्ष्म रूप पर विद्यमान रहती है, हमारे आसपास होती तो है लेकिन आपको दिखती नहीं है, या अपने अंदर ही बहुत, या उस, आप ये देखिए कि जैसे कई बार कहते हैं कि पशु जो है भूकंप आने वाला होता है तो उसको महसूस कर लेते हैं कुछ समय पहले। चिड़िया पंछी, ये सब चिड़िया पंछी भी आंधी तूफान को महसूस कर लेते हैं। वो जैसे देखते हैं ना तो उसके पहले वो जो अपने ठौर ठिकानों को चले जाते हैं। तो वो संवेदनाएं उनमें भी है, वो समझ उनमें भी है। मनुष्य में तो उनसे ज़्यादा ही होगी ना। तो जो उसको जानते हैं, उस अनुकूलता प्रतिकूलता को, उन्होंने उसको शास्त्रबद्ध किया है, वो मुहूर्त विज्ञान है ना। तो जो उसके जानकार हैं वो आपको बताते हैं कि भैया कौन सा समय अनुकूल है, कौन सा समय प्रतिकूल है। जैसे आपने वो राहु काल के विषय में खूब सुना होगा। हाँ, अमूमन लोग बहुत चल रहा है, बिल्कुल, है ना। तो वो भी उसी पर आधारित है ना।
तो अच्छा, ये जैसे ज्योतिष में अभी अपन ने ज्योतिष के बारे में चर्चा की, इसमें जो भविष्यवाणियाँ की जाती है, हाँ, तो इसका आधार क्या होता है? मतलब क्या देखकर अपन इसको देते हैं कि ये ऐसा होगा? मैंने जैसे आपसे कहा था कि ज्योतिष जो है अनेक पिंडों का, ज्योतिष में मान्यता ग्रहों की है ना, और उसमें विशेष रूप से 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, उनकी विशेष रूप से मान्यता है। तो उसके आधार पर, जन्म के आधार पर जो कुंडली बनती है किसी भी जातक जातिका की, तो उसका अध्ययन जो है उन भावों के अनुसार किया जाता है जो ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है ना। लेकिन यह नक्षत्रों के माध्यम से हम करते हैं उसको, है ना, कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, किस भाव में है, और उस नक्षत्र में उसके होने के क्या गुण दोष हैं, क्या विशेषताएं हैं, उस आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन ये अध्ययन भी, जैसे मैंने कहा कि ये विज्ञान है, तो निश्चित तौर पर प्रकृति का नियम है परिवर्तन, है ना। तो इसका आकलन भी देश काल परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए और होता ही है। तो ज्योतिषीय आकलन भी देश काल परिस्थिति के अनुसार होते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ग्रह तो वही हैं, ज्योतिष में सैद्धांतिक रूप से ग्रह तो वही हैं जो आज से 500 साल पहले थे, 5000 साल पहले थे, बिल्कुल, है ना। हाँ। 5000 साल पहले उनका आकलन कैसे किया जा रहा था, 500 साल पहले कैसे किया जा रहा था, और आज कैसे किया जाएगा या कैसे आने वाले समय में किया जाएगा। कि एक समय किन्हीं परिवारों में 10 बच्चे, 7 बच्चे, 5 बच्चे, 9 बच्चे होना एक मामूली बात हुआ करते थे, अमूमन होते थे, है ना। आज भी अनेक देशों में ये हो रहा है। लेकिन भारत में अब ये है कि हम 2 और हमारे 2, और अब वो सिद्धांत तो और भी मतलब सीमित हो गया है कि हम 2 हमारा 1, उससे भी आगे पहुंच गए हैं। अब उससे भी आगे पहुंच गए कि हम 2 या और हाँ, 2 में से भी अब एक अलग अलग भी हो रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज्योतिषी सिद्धांत के अनुसार तो ये चीज़ें कैसे आ गई? क्या ग्रहों ने उन जगहों पर बैठना छोड़ दिया? उस संयोजन में ग्रह नहीं बैठ रहे हैं क्या कुंडलियों में, कि लोगों के 9 बच्चे हों, 12 बच्चे हों, अमूमन परिवारों में कि 100 में से जो है 90 परिवारों के 5 या 6 बच्चे तो हैं। आज से 200 साल पहले की बात करें तो 5-6 बच्चे होना सामान्य बात थी। तो क्या अब ग्रह वैसे नहीं बैठ रहे हैं क्या? बैठ रहे हैं ना, वैसे ही बैठ रहे हैं कुंडलियों में तो, लेकिन देश काल परिस्थितियां बदल गई हैं तो उसका आकलन भी बदलेगा। 50-60 वर्ष पहले की बात कर लें, तब भी हाँ, हुआ करते थे 5-6 भाई बहन सब। तो ये विज्ञान है। विज्ञान जो है वो रूढ़ नहीं होता है। विज्ञान में भी परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है। धरती में अगर वातावरण बदलेगा तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। आज हम कह रहे हैं कि ओजोन परत जो है वो थोड़ी पतली हो रही है, कहीं उसमें छेद हो रहे हैं, है ना। तो वो जो ग्रह हैं जिनकी रश्मियाँ धरती तक आती हैं और जो प्रभावित करती हैं लोगों को, वो रश्मियाँ कुछ अलग ढंग से प्रभावित कर रही होंगी, तो आपका आकलन भी बदल जाएगा या नहीं? बदलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और जैसे 2 लोग जुड़वा की भी बात कर लें, हाँ, तो दोनों लगभग उसी समय उनका जन्म हुआ रहता है, कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। हाँ, आगे जाके दोनों का स्वभाव, संस्कार, कार्य क्षेत्र ये भी अलग अलग हो जाता है। हाँ। तो ये क्या गणना के बाहर का होता है, क्या होता है, मतलब कैसे गणना होता है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मेरे पास ऐसी कुंडलियाँ आई हैं, कुछ, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ आई हैं, कि उनके जन्म समय में 2-3 मिनट का अंतर है और वो संधि लग्न भी नहीं है।
संधि लग्न होती तो ठीक है, वो लग्न बदल गई तो उसके भाव बदल गए और परिवर्तन हो गया। अच्छा, लेकिन मतलब ऐसा भी वो नहीं। 1-2 मिनट में भी हाँ इधर उधर नहीं हो रहे, वो एक ही हाँ, है ना, वो ग्रहों की डिग्री और ये सब वगैरह वगैरह और भाव तो उनके वही सब कुछ है ना। उसके बावजूद भी वो दो बच्चे जो एक समय काल एक परिस्थिति में एक ही माँ के गर्भ से आए हैं, है ना, और पले बढ़े हैं उसी वातावरण में, एक ही वातावरण में, उसके बावजूद भी उनमें अंतर है। एक एडवोकेट हो जाता है, दूसरा इंजीनियर हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये तो नहीं होना चाहिए था। तो इसके सूत्र किसी शास्त्र में पढ़ने को तो नहीं मिले हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा तो धर्म दर्शन वो प्रश्नों से आया है, मंथन से आया है ना, और आज भी उसमें प्रश्नों के लिए दरवाजे बंद नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ज्योतिष में भी आपके आत्मचिंतन, शोध, तो अनुसंधान ये के क्या लिए प्रारब्ध से, जो प्रारब्ध बोला जाता है उससे संबंधित भी हो सकता है? नहीं, मैं एक्चुअली आपको जो बताना चाहता हूँ कि आपका शोध इन विषयों पर आवश्यक है कि क्यों ये परिवर्तन आता है। मुझे कहीं किसी ज्योतिषी पुस्तक में पढ़ने को तो नहीं मिला, लेकिन मेरा स्वयं का आकलन ये है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से मुझे लगता है कि तथ्यात्मक ही होना चाहिए, कि माँ के गर्भ में जब भ्रूण अपना आकार ले रहा है तो माँ जो श्वास ले रही है, माँ जो पंच तत्वों को ग्रहण कर रही है भोजन के रूप में, वायु के रूप में, जल के रूप में, है ना, उसको किस अनुपात में वो जो जुड़वा भ्रूण है वो किस अनुपात में ग्रहण कर रहे हैं, उस अनुपात से उनका रासायनिक संयोजन शरीर का तैयार होता है और उस संयोजन से उनकी विचार और सोच का निर्माण होता है और वो सोच और विचार ही आगे जाके परिवर्तित होते हैं उनके कार्य क्षेत्र में, उनके भाग्य का निर्धारण करते हैं। किस बच्चे ने किस मात्रा में ग्रहण किया वो माँ के गर्भ में, है ना, उससे उनकी बलिष्ठता वो भी निर्धारित हो जाती है। इसका कारण मुझे वहाँ लगता है, ज्योतिषी सिद्धांत तो अपनी जगह पर हैं, तो ज्योतिषी सिद्धांत अगर हम उसको अक्षरशः वैसे ही माने तो फिर ये होना चाहिए था कि दोनों बच्चों का भाग्य एक समान होना चाहिए था, दोनों बच्चों को एक ही काम करना चाहिए। यही वो प्रश्न उठता है कि भाई दोनों एक ही माँ बाप के हैं और एक ही माँ के गर्भ में, तो दोनों में ग्रहण क्षमता अलग अलग कैसे होंगे? नहीं, वो अपने अनुपात में उसको लेंगे। हाँ, वही वो मतलब क्योंकि उनकी क्या ले रहे हैं वो भी हाँ, अलग है, वो उनकी अपनी अलग अलग सत्ता है ना, वही बोल वो रहा हूँ। सत्ता हाँ, तो वहाँ उनकी अलग अलग है ना, अस्तित्व उनका अलग है। तो कौन किस मात्रा में उसको ग्रहण कर रहा है और उससे उसके शरीर का आकार प्रकार निर्माण हो रहा है, वहाँ वो चीज काम करती है। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि शोध और अनुसंधान की गुंजाइश अगर कोई भी शास्त्र विज्ञान है तो उसमें हमेशा रहेगी। अगर वो विज्ञान नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि वो काल के गाल में किसी भी दिन समा जाएगा। लेकिन ज्योतिष अगर इतने वर्षों से चल रहा है तो ये वो विज्ञान है जिस पर शोध और अनुसंधान होते रहे हैं, इस पर भी होना चाहिए। सिद्धांत अलग बात है, सिद्धांत अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा होता है, हमने देखा है प्रैक्टिकली ऐसा होता है ना कि जुड़वा बच्चों का बिल्कुल भिन्न भिन्न उनके देखने चलने फिरने में सब में एक समान होंगे, पर उनका व्यवहार अलग होगा, उनका कार्य क्षेत्र भी अलग है, उनकी सोच भी अलग होगी, बिल्कुल। और कभी कभी तो देखने में भी समान नहीं होंगे। हाँ, कभी ये भी है। यस। अब जैसे ज्योतिष के पास हम जाते हैं कोई समस्या लेके, तो वो एक समाधान बता देते हैं, कोई किसी रंग के कपड़े पहनने का, कोई नग पहनने का, या कोई मंत्र का। तो इस बारे में आपके क्या विचार है कि मतलब किसी रंग को क्यों वो बोलते हैं, किसी को नग क्यों बोले जाते हैं, या किसी को मंत्र के बारे में क्यों बताए जाते हैं? ये ज्योतिष के माध्यम से चिकित्सा है। ज्योतिष जैसा मैंने कहा अति प्राचीन चिकित्सा, एलोपैथी वगैरह और होम्योपैथी वगैरह तो ये अभी अभी आई हुई है, 400-500 सालों में आए हैं, लेकिन ज्योतिष तो अति प्राचीन चिकित्सा है। और ज्योतिष में भी पूर्व में उसका प्रभाव का आकलन तो था ब्रह्मांडी पिंडों का जीवन पर,
क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आकलन था। और इसमें ये चिकित्सा के सूत्र बाद में जुड़ते गए, धीरे धीरे शोध हुआ ना, तो चिकित्सा के सूत्र भी जुड़ते गए। जैसे मान लीजिए कि चांदनी की शीतलता है, उसके प्रभाव को आप स्वयं देखते हैं कि कैसी है। सूरज का ताप है, उसके प्रभाव को आप स्वयं देखते हैं कि कैसा है। अगर आप सूरज के प्रकाश में निकल रहे हैं, ज़्यादा तेज ताप है उसका, तो आप एक छाता ओढ़ लेते हैं। तो छाता ओढ़ते हैं तो आपको वो ताप कम लगता है। ऐसे ही वो चीज़ें हैं जो आपने अभी कहा कि नग पहना देते हैं, या कहते हैं कि इस रंग के वस्त्र आप अधिक पहने, या इस रंग का धागा पहन ले, या ये वाली बूटी आप धारण कर लें, है ना। तो ये सारी वही चिकित्साएं हैं जो आपने विज्ञान में पढ़ा होगा ना, कि प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत, रंगों का अवशोषण और परावर्तन, है ना। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, वही सिद्धांत यहाँ काम करते हैं। आपने जिस रंग के कपड़े पहने हैं उसमें भी वो परावर्तन का सिद्धांत काम करता है। आप नग पहनते हैं तो नग में भी वो परावर्तन का सिद्धांत काम करता है। नग को देखा होगा आपने, वो नीचे से वो आपके शरीर को छू रहा होता है ना। हाँ। तो जो रंग उसने परावर्तित किए और जो रंग सोख लिया वो उसने आपके शरीर को दे दिया, है ना। तो उससे आपके शरीर में एक चिकित्सा होती है। तो इसका भी कोई आधार होता है कि इसको किस रंग की आवश्यकता है? हाँ, उसका वो जो मैंने कहा कि जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसकी राशि क्या है, लग्न क्या है, किस भाव में कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह उसके लिए अनुकूल है ना। मैं विशेष रूप से जैसे मैंने कहा कि देश काल और परिस्थिति, उसका मैं काफ़ी मतलब जो ज्योतिषी सिद्धांत पर जब मैं विवेचना करता हूँ तो उसका ध्यान रखता हूँ मैं। हाँ। कि उसके अनुसार जो है उसका निराकरण व्यक्ति को बताया जाए, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, नीलम और माणिक। आपने कई ज्योतिषियों से सुना होगा कि नीलम और माणिक जो है एक साथ नहीं पहनना चाहिए, है ना। क्यों नहीं पहनना चाहिए? इसलिए नहीं पहनना चाहिए कि दोनों एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, रंगों का फर्क है ना। और 85 से 90% वो एक ही चीज़ है। बाकी उनमें जो रंगों का फर्क है उसमें कुछ धातुएं भिन्न हैं, इसके कारण उनमें रंगों का फर्क आ जाता है। या मूंगा और मोती, ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट हैं, है ना। तो चीज़ एक ही है, पर एक साथ भी पहनाते हैं इसको? हाँ, एक साथ भी पहना देते होंगे कुछ ज्योतिष, है ना। वो अपने सिद्धांत, अपनी विवेचना के अनुसार उसको करते होंगे कि उसको क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है। तो ये रंग की चिकित्सा है। आपके एक्यूप्रेशर की भी चिकित्सा उसमें हो जाती है। जो एक्यूप्रेशर के जानकार होंगे वो कहेंगे कि हाँ, इस उंगली में आपने पहना है तो इस उंगली से शरीर का ये बिंदु, शरीर का ये अंग प्रभावित होता है, यहाँ पर हल्का सा दबाव पड़ता है तो वो चीज़ सक्रिय हो जाती है, ऐसा करके। तो उसमें एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी हो जाती है जब आप उंगली में या कोई नग पहनते हैं, है ना। तो रंग चिकित्सा तो है ही, एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी एक हो जाती है उसमें। तो प्रकाश जी, एक समय की थोड़ी पाबंदी अपन रखें, क्योंकि बहुत लंबा लोगों को देखने में भी मुश्किल होती है। बिल्कुल। तो आज एक ज्योतिष, मतलब अधिकतर मैंने देखा है कि ज्योतिष मतलब किसी न किसी राशि या किसी के बारे में कुछ ना कुछ भविष्यवाणी करते हुए, पर ज्योतिष के पीछे क्या है, क्या विज्ञान है, इस बारे में बात करके बहुत अच्छा लगा। और इस श्रृंखला को अपन बनाए रखेंगे। बिल्कुल। अगली बार फिर से मिलते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।